तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। अगर वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इंडियन पॉलिटी की ये जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, आज जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि किसी भी देश का अगर आप एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि एक तो आपको है ना वहां की मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास जो हमारे भारत में हुआ, और इंडिपेंडेंस जो हमने मोमेंट चलाए या जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था, अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको देश का संविधान बहुत अच्छे तरीके से है ना अध्ययन करना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था और अध्यात्म का ज्ञान आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आज के समय पर अगर आप देखें तो कहीं पर भी आप बैठें या कहीं पर भी खड़े होकर अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और इन पर डिबेट या डिस्कशन करने के लिए आप बिना नॉलेज के बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है इस विशेष सेशन में। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और आज का चैप्टर रहेगा हमारा क्या, भारत का संविधान यानी जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जल्दी से सभी लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइएगा, और साथ ही साथ नए पेज में आप हेडिंग बना दीजिएगा क्या, भारत का संविधान, है ना। इसी को हम लोग समझने का है ना प्रयत्न करेंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आप सबको है ना थोड़ा सा संविधान के बारे में हिंट दिया था, या हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान पर एक सामान्य चर्चा मैंने आपके साथ की थी, और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आप ये कहेंगे कि संविधान एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लॉस को डिफाइन किया जाता है, और उन्हीं नियमों या फिर कानूनों के आधार पर जब किसी देश को चलाया जाता है तो उसी डॉक्यूमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, या उसी दस्तावेज को ही क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं उसको, उसे हम संविधान कहते हैं। तो अब भारत के संविधान की क्या क्या खास बातें हैं इसको इस सेगमेंट में हम लोग समझेंगे, तो सब लोग तैयार हो जाइएगा। तो जब भी हम भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में इस समय पर अगर आप देखें तो लगभग 200 से ज्यादा देशों की पहचान की जा चुकी है, और जिन जिन देशों ने अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाया है उन सभी देशों के संविधान से जो सबसे बड़ा संविधान है वो कहाँ का है, भारत का। और साथ ही साथ ये दुनिया का क्या है ना सबसे लंबा संविधान भी इसे कहा जाता है। मैंने आप सबको लास्ट सेशन में इस बात पर चर्चा की थी कि जब भी हम दुनिया के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दुनिया के फर्स्ट संविधान की बात करते हैं तो दुनिया का पहला संविधान वैसे तो कहाँ का माना जाता है, ब्रिटेन का। लेकिन जब हम फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं यानी कि दुनिया में पहले लिखित संविधान की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का माना जाता है, तो ये माना जाता है यूएसए का। कहाँ का माना जाता है, यूएसए यानी कि है ना संयुक्त राज्य अमेरिका का। और मैंने आप सबको है ना उस क्लास में इस बात पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित भी किया था कि जो यूएसए है ना वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत है ना अंग्रेजों के अंदर है ना 200 वर्षों तक गुलाम रहा, ठीक उसी तरीके से यूएसए भी क्या था, है ना दूसरे देशों का गुलाम था, है ना। और 1776 यानी कि 1776 में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि 4 जुलाई यानी कि 4 जुलाई के दिन क्या होता है कि जो यूएसए है उसको इंडिपेंडेंस यानी कि उसको स्वतंत्रता मिलती है, और इसी वजह से प्रत्येक 4 जुलाई को अमेरिका अपना क्या कंडक्ट करता है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे है ना, वो हर एक
साल यहाँ पर मनाता है। यानी जिस तरीके से भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, हम अपनी इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को, है ना। ठीक उसी तरीके से जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वो क्या करता है कि प्रत्येक 4 जुलाई को अपने यहाँ पर, है ना, वो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करता है। और इस दिन पर या इस वर्ष में हुआ क्या था कि 1776 में बेसिकली यहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशन, यानी कि अमेरिका को आजाद करने के लिए अगर हम देखें तो 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई, है ना। और इस अमेरिकी क्रांति में जिस व्यक्ति ने लीड किया था या जो इसके लीडर हुआ करते थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम था इनका? है ना, जॉर्ज वॉशिंगटन। इनके नेतृत्व में अमेरिका में एक रिवॉल्यूशन होती है। अंततः अमेरिका ने जबरदस्त संघर्ष यानी कि स्ट्रगल किया था और अंततः 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को क्या मिल जाती है? इंडिपेंडेंस, यानी कि इसे आजादी मिलती है। तो दुनिया के जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की चर्चा करेंगे तो दुनिया का जो सबसे बड़ा और सबसे जो लंबा संविधान है वो कहाँ का है? भारत यानी कि इंडिया का है। और मैंने कहा कि क्या भारत का संविधान दुनिया का पहला संविधान है क्या? नहीं, है ना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का माना जाता है? ब्रिटेन का। लेकिन क्या ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमैटिक है क्या? है ना, क्या ये व्यवस्थित है क्या? तो ये व्यवस्थित संविधान नहीं है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया का जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहाँ का कहते हैं? यूएसए का संविधान है। और यूएसए का संविधान कैसे बनता है? तो 1776 में एक क्रांति होती है अमेरिका में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमेरिकी क्रांति। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन ने, है ना। उन्हीं की देख रेख में जब ये रिवॉल्यूशन संपन्न हुई, अंततः अमेरिका 4 जुलाई के दिन आजाद हुआ। इसीलिए उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 4 जुलाई को ही वहां पर कंडक्ट किया जाता है ना। और फाइनली क्या हुआ कि जब अमेरिका को आजादी मिलती है ना, तो ऐसा माना जाता है कि 1787 यानी कि 1787 की ये बात है। कब की बात है ये? है ना, 1787 यानी 1787 में क्या हुआ कि अमेरिका में, है ना, जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में यहाँ पर एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ। क्या होता है यहाँ पर? है ना, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है। और ये जो कन्वेंशन फिलाडेल्फिया के नाम से हुआ था, है ना, यहाँ पर इसके लीडर या चेयरमैन कौन हुआ करते थे? तो इसके चेयरमैन थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और अंततः कहा जाता है कि इसी फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था, इसी के बाद अंततः क्या हुआ कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो अमेरिका का संविधान है, ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इसी समय पर क्या हुआ? प्रिपेयर किया गया, इसे तैयार कर लिया गया, है ना। और अंततः आप सभी जानते हैं कि इस कन्वेंशन में जब इनका संविधान तैयार हुआ, भाई जिस तरह से भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। ठीक उसी तरीके से यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या हुआ कि एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन हुआ, है ना। कन्वेंशन का मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, जमा हुए, है ना। और उस कन्वेंशन के तहत हम क्या देखते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन वहां के चेयरमैन थे और उनकी देखरेख में ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ। और इसी कन्वेंशन में जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या किया गया? तैयार किया गया, उसे प्रिपेयर किया गया। और जब ये संविधान प्रिपेयर हुआ तो फाइनली 1789 यानी कि वर्ष 1789 में क्या कर दिया गया? इस संविधान को इंप्लीमेंट किया गया, इस संविधान को लागू कर दिया गया, है ना। और जैसा मैंने आप सबको बताया भी था कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, कहां का कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए, है ना। ये जो यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये कहां का संविधान है? ये हमारे भारत का संविधान है ना। जिस पर आप देखिए कितने स्वर्णिम अक्षरों से क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। भारत का संविधान, जब आपका हिंदी वर्जन आप इसका देखेंगे तो हिंदी वर्जन में भारत का संविधान लिखा हुआ है और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैंने आप सबको थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा के द्वारा बताया भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस पेज पर ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, ये डिजाइन किसने बनाया था? नंदलाल बोस जी ने। किसने बनाया था?
नंदलाल बोस जी ने ये जो डिजाइनिंग है ना, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। उसी तरह से अगर हम देखें तो जब अमेरिका का संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के बाद बनकर तैयार हुआ है ना, फाइनली 1789 में वहां का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ है ना। और इस संविधान में यानी अमेरिका का अगर हम संविधान देखें तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अमेरिका का जो संविधान है ना, इस संविधान के बाद अगर हम देखें तो इस संविधान को प्रिपेयर करने में है ना, या इस संविधान के निर्माण में है ना, जिस व्यक्ति की भूमिका हमें सबसे जबरदस्त देखने को मिलती है, उनका नाम क्या था, उनका नाम है जेम्स मेडिसन। क्या नाम है उनका, उनका नाम है जेम्स मेडिसन। इसी वजह से जेम्स मेडिसन को क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जिस तरह से भारत के संविधान का जनक हम किसको बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर, है ना, ठीक उसी तरीके से अमेरिकी संविधान का जनक यानी कि फादर किसको कहा जाता है, ये बोला जाता है जेम्स मेडिसन को। पापियो मेडिसिन नहीं है, ये क्या है, जेम्स मेडिसन है। तो जेम्स मेडिसन को क्या बोला जाता है, अमेरिकी संविधान का है ना जनक, या फिर हम इन्हें फादर कहकर यहां पर बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम संविधान की बात करें तो फिर धीरे धीरे अगर आप देखें है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद अगर आप देखें तो धीरे धीरे है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था है ना, इन्होंने संविधान फॉर्म किया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय मेनी कंट्रीज है ना। ये जो संविधान था है ना, इसे कई लोगों ने अपने अपने देश में बना लिया है ना। और जब कई देशों के द्वारा है ना ये संविधान बनाया गया, देखिए होता क्या है कि जब तक कोई चीज पहले नहीं होती है, बस वो पहली बार होने की देर होती है ना। और अमेरिका ने जब पहली बार संविधान को लिखित रूप दिया, रिटन फॉर्म में उन्होंने उसको ढाला, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सभी देशों को यह जरूरत समझ में आने लग गई कि यार नियम कानून तो अपने आप ही होने चाहिए क्या, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के बिना तो देश चल ही नहीं सकता। और संविधान में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो होते हैं ना, है ना। संविधान हमारा रूल्स रेगुलेशन लॉस प्रिंसिपल का ही एक सेट होता है, एक समूह होता है। और उसी के बेसिस, उसी के आधार पर किसी देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अरे बोलिए हाँ कि ना, हाँ, है ना। तो जब अमेरिका ने लिखित संविधान दिया तो उसके बाद सबको ये जरूरत समझ में आई कि भाई अपने यहाँ पर भी संविधान तो होने चाहिए। और फाइनली धीरे धीरे दुनिया के कई देशों ने संविधान जो है ना, उसे उन्होंने बनाया। और जब संविधान कई देशों के द्वारा बनाया गया तो अंततः अगर आप देखें तो फाइनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फाइनली मतलब कि अंततः है ना, जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बनता है, इसे भी फॉर्म किया जाता है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जब निर्मित हुआ, तो इस संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें आप यहां पर ध्यान रखिएगा, है ना। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये संविधान है ना प्रिपेयर कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि इसे तैयार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 ऑफ नवंबर 1949 को, है ना, हमने क्या बना लिया था, संविधान। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। ये आप सबको अगर पता था तो भी अच्छी बात, और नहीं पता था तो अब पता चल गया, है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्या हमारा संविधान पूरी तरीके से ये लागू हो पाया था क्या उससे दिन, नहीं हुआ, है ना। हमने संविधान को पूरी तरीके से लागू कब किया, तो हमने इसे जो कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया है, या पूर्ण रूप से इस संविधान को जो हम लोगों ने लागू किया है, वो कब लागू किया है, 26 जनवरी 1950 को। अरे कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। और आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर हमने 26 नवंबर को संविधान लागू क्यों नहीं किया, बिकॉज
हम 26 जनवरी की डेट को हम हिस्टोरिकल बनाना चाह रहे थे। 26 जनवरी की तिथि हम भारतीयों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और कारण क्या था कि 26 जैन 1930 को हम लोगों ने लाहौर में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था, है ना। और तब से हमने प्रत्येक साल हर एक वर्ष में हम 26 जैन को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन एक समस्या ये हो गई कि अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को आजादी देने का जो मूल कारण था, हम तो डिमांड क्या कर रहे थे कि हमें आजादी आप कब दीजिए, आप हमें आजादी दे दीजिए 26 जनवरी को। उन्होंने कहा भारत 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हमने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कहीं को नहीं चाहिए। हमने कहा पंडित जी बोल रहे हैं बहुत खराब दिन है उस दिन, क्या है ना। और हमारे यहाँ पे बिना पंडित जी से पूछे कोई काम नहीं होता है, मुहूर्त निकलवाया जाता है पंडित जी से। और पंडित जी ने बताया 15 अगस्त की जो डेट है वो अच्छी डेट नहीं है, और इस वजह से आप एक काम करिए, हमें आप 26 जनवरी को आजादी दीजिएगा। तो उनने कहा कि अभी तो आप लोग खूब चिल्ला रहे थे कि 200 सालों से राज चल रही है ये, है ना, हमारा इतना ज्यादा शोषण हुआ है, हर सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारा, अब हम आजादी दे रहे हैं तो आप कह रहे हो 26 जनवरी को दे दो। हमने कहा खाए तो हो इतने दिन तक, 6 महीने और खा के जाओ, क्या समस्या है, कोई समस्या है, लेकिन हमें आजादी 26 जनवरी को चाहिए। उन्होंने बोला क्यों चाहिए आपको। हमने कहा 26 जनवरी की डेट हमारे लिए हिस्टोरिकल है, और हम सभी भारतीय ऐसा चाहते हैं कि उस डे को हम अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में लें। तो उस समय पर जो ब्रिटेन से भारत भेजा गया जो वाइस राय था, लॉर्ड माउंटबेटन, उस माउंटबेटन ने ये कहा कि जैसे आपके लिए 26 जैन की डेट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही मेरे लिए 15 अगस्त की डेट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी डेट को हिस्टोरिकल बनाना चाहते हैं, और मैं अपनी डेट को हिस्टोरिकल बनाना चाहता हूं। आजादी देनी किसको है, हमें। तो डिसाइड करेगा कौन, हम करेंगे। तो हिस्टोरिकल हमारी डेट तो बन जाएगी, बाकी आप लोग देख ले आपको कैसे बनाना है। और 15 अगस्त की डेट माउंटबेटन के लिए हिस्टोरिकल क्यों थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी जानते हैं कि 1939 से चलकर 1945 तक चला, और दुनिया के सारे देश दो हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्से में अगर आप देखें तो जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे, और दूसरे हिस्से में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये देश थे। और फाइनली क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पूरे चरम पर पहुंचा, और जापान की पावर जब अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गई, तो जापान को कंट्रोल करने के लिए फिर यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया, परमाणु हथियार। और इसके पहले न्यूक्लियर वेपन्स इंसान ने कभी देखा ही नहीं था। 6 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर वेपन से पहला अटैक हुआ हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर वेपन से ही दूसरा अटैक हुआ, कहां पर, नागासाकी पर। और ये दोनों शहर सिर्फ डैमेज नहीं हुए, उनके आसपास का पूरा एरिया तबाह हो गया। इसके पहले इतना बड़ा हादसा मानव आंख ने कभी देखा ही नहीं था। और उसके बाद ही जापान ने सरेंडर करने का विचार किया। और ये 15 अगस्त 1945 का ही वो दिन था जिस दिन जापान के सोल्जर्स ने जाकर, वो जो मित्र राष्ट्र थे जिनका एक ग्रुप बना हुआ था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, उनकी सेना के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये कि उनकी सेना को लीड कर रहे थे माउंटबेटन, मतलब समर्पण हुआ माउंटबेटन के सामने। और इसी वजह से माउंटबेटन वो 15 अगस्त की डेट को क्या बनाना चाह रहा था, हिस्टोरिकल। और इसीलिए उसने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दी। तो 26 जनवरी 1950 अब भी हमारे लिए हिस्टोरिकल डेट बची रह गई। तो हमने ये सोचा कि जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है, हम इसे आज लागू नहीं करेंगे। हमने हालांकि 15 से 16 अनुच्छेद लागू कर भी दिए, और जिसकी इंफॉर्मेशन आर्टिकल 394 में दी भी गई है कि ये 15 to 16 आर्टिकल्स इंप्लीमेंट किए गए थे 26 नवंबर, लेकिन पूरा संविधान नहीं। पूरा संविधान हम लोगों ने कब लागू किया है, देखिए 26 जनवरी 1950 को। अरे कब लागू किया,
26 जनवरी 1950 को हमने यहां पर लागू कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि उस दिन को, ये 26 जनवरी की जो डेट है, ये हमारे लिए क्या बन गई? ये हिस्टोरिकल बन गई। ये डेट हमारे लिए ऐतिहासिक बन गई। और इसी डेट को ही तो ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने 2 महीने का वेट किया। 26 नवंबर को संविधान होगा तैयार, लेकिन क्या उसके बावजूद भी अपन ने लागू करा? नहीं करा। काय को? वो इसलिए क्योंकि हमें डेट को क्या करना था? हिस्टोरिकल बनाना था। और हमने फाइनली उस डेट को हिस्टोरिकल बना दिया, है ना। अब जब भारत का संविधान हमारा लागू हुआ, तो इस भारत के संविधान में ध्यान से समझिएगा, है ना, भारत के संविधान में अगर हम देखें, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, इन्फोर्स हुआ, तो उस समय पर हमारे भारत के संविधान में, है ना, कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल्स की संख्या थी यहां पर 395, यानी कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद। कितने आर्टिकल? है ना, 395 अनुच्छेद हुए। अच्छा, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? कि भाई पॉइंट्स, है ना, संविधान में, है ना, जो पॉइंट्स डले हुए हैं या पॉइंट्स में जिन चीजों को मेंशन किया गया है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल, है ना। और कितने आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। और इन आर्टिकल्स को बढ़ा बढ़ाकर आज के समय पर नाउ ये जो हैं, इनकी संख्या लगभग पहुंचकर हो गई है 450 प्लस, है ना, और 50 प्लस पहुंच गई है। कहीं पर 460, कहीं 470, कहीं 475, कहीं 480। आपको सिंपल क्या याद रखना है? 450 प्लस। 450 से अधिक आर्टिकल हमारे संविधान में अभी तक हो चुके हैं, लेकिन मेन आर्टिकल कितने हैं? ये इतने ही हैं, 395। 396वें नंबर का आर्टिकल नहीं है। बाकी जो आर्टिकल ऐड हुए भी हैं ना, वो इन्हीं आर्टिकल्स में ही ऐड हुए हैं, है ना। अब जैसे आर्टिकल, मान लीजिए कि क्या था, आर्टिकल 51 पहले से हमारे पास था, तो आर्टिकल 51 में ही हमने एक जोड़ दिया, 51A, है ना। जैसे हमारे पास आर्टिकल 21 पहले से मौजूद था, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल ऐड कर दिया, 21A। यानी कि अलग से 396, 97 या 450 नंबर का आर्टिकल नहीं है कि कभी आपने सुना हो किसी से कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 445 ये कहता है। 445 है ही नहीं तो कहेगा क्या, है ना। तो भाई हमारे पास आर्टिकल तो हैं कितने? 395 भी हैं। उन्हीं में से उसको अपडेट कर करके अब आर्टिकल कितने पहुंचा दिए गए हैं? लगभग 450 प्लस, है ना। दूसरा, अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी किताबों की तरह कई चैप्टर्स में ये बटा हुआ है, जिनको हम पार्ट कहते हैं, भाग कहते हैं, है ना। और हमारे संविधान में जो भागों की संख्या है, पार्ट, ये हमें कितने देखने को मिलते हैं? 22, है ना। कितने देखने को मिलते हैं? 22 भाग हैं संविधान में। अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल 395। और उन्हीं में से चेंजेस कर करके, उन्हीं को अपडेट कर करके कितना पहुंचा दिया गया? लगभग 450 से ज्यादा, है ना। भाग कितने हैं भाई? आप एक किताब पढ़ते हो तो किताब में चैप्टर होते हैं। अगर चैप्टर नहीं होगा तो क्या किताब सरल हो पाएगी? इजी हो पाएगी? नहीं होगी। किताब को इजी बनाने के लिए चैप्टर को क्या मतलब पूरी किताब को किस में डिवाइड कर दिया जाता है? चैप्टर्स में। और चैप्टर में आप देखोगे पॉइंट वाइज चीजों को मेंशन किया जाता है। जो पॉइंट वाइज चीजें मेंशन है वो है आर्टिकल्स, है ना। और जो चैप्टर्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट। और कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 22, है ना। और आज के समय पर, यानी कि नाउ डेज अगर आप देखिए, तो इनकी संख्या पहुंचकर हो गई है लगभग कितनी? 25। अरे कितनी पहुंच गई है? लगभग 25 पहुंची है। आप बोलोगे 25 कैसे पहुंच गई, है ना। मैं बता रही हूं 25 कैसे पहुंची। देखो ध्यान से समझिएगा कि आप, कि ये जो 25 पहुंच गई है चैप्टर्स की संख्या या भागों की संख्या, वो कैसे पहुंची है? तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए, है ना, एक जो भाग पहले नंबर पर ऐड हुआ, इसको हम बोलते हैं पार्ट 4A। क्या बोलते हैं इसको? पार्ट 4A, है ना। ये हुआ है पहले ऐड, है ना। और ये जो पार्ट 4A है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A। एक बात बताओ, भाग 4 पहले से भी था हमारे पास? था। अब उसी में हमने क्या किया? एक और पार्ट को ऐड कर दिया, है ना। अब देखो,
पार्ट भी कोई 23, 24, 25 करके नहीं है, पार्ट तो 22 ही है। जैसे आर्टिकल है वैसे ही वो भी है, बस उन्हीं मौजूद 22 पार्ट में ही हमने चेंजेस करके कितने पहुंचा दिए हैं, लगभग 25 के आसपास पहुंचाए हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये पार्ट जो 4A है, ये जुड़ा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। आप जानते हो कि संविधान में जब भी बदलाव करना हो या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट, हमें संशोधन करना होगा। अरे क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, किधर, संविधान में। और जब हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो पहले हमारे पास 4 नंबर का भाग था, उसी में एक भाग हमने और जोड़ दिया। और किस संशोधन के द्वारा, तो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच वाज डन इन द ईयर 1976। और इसमें किसको मेंशन किया गया, ये रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल कर्तव्य। क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, तो जिस तरीके से देश के सिटीजन्स यानी लोगों को सरकार की तरफ से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ये आपके मौलिक अधिकार है। अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो आप भैया कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन सरकार हमसे ये भी उम्मीद करती है कि भाई आप एक देश के नागरिक होने के नाते, देखिए आपकी कुछ ड्यूटी भी है क्या, हर कुछ सरकार नहीं कर सकती, कुछ थोड़ा बहुत मन देखिए आपका भी जो है वो स्टेबल होना चाहिए। ये जो समय समय पर आपका मन जो सठिया जाता है, इस मन को थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए अपन को क्या करना है, आपकी ड्यूटी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11, ये आपको पता ही है ना। जिसमें से मैं ओवरव्यू अगर थोड़ा सा दूं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा, हमारी ये ड्यूटी होगी कि हम अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, है ना, हम अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, हम अपने नेशनल सिंबल्स वगैरह की रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में काम करें, मतलब एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करें सभी लोग। ऐसा हमारा संविधान हमसे उम्मीद कर रही है। कौन उम्मीद कर रही है, संविधान। तो अपने मन को संतुलित रखिए, बैलेंस्ड रखिए, यही बात यहां पर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अरे हाँ हुआ। तो संविधान में कितने आर्टिकल रखे गए, 395, उन्हीं में से जोड़ जोड़ के अब कितने पहुंचा दिए गए हैं, 450 प्लस, है ना। संविधान को कितने भागों में बांटा गया, 22, और उसी में से ऐड कर करके अभी कितने पहुंचा दिए गए, 25। अरे कितने, 25। और ये जो 25 पहुंच गए हैं, कैसे पहुंचेंगे, तो एक पार्ट देखिए ऐड हुआ, कौन सा, 4 का क, जिसको हम पार्ट 4A कहते हैं। किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये इतना बड़ा संशोधन था कि आप सोचिए कि इस एक अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लघु संविधान कहा जाता है। पता है आपको, ये इतना बड़ा अमेंडमेंट है कि कई देशों के इतने बड़े संविधान है। ये इतना बड़ा अमेंडमेंट है कि कई देशों के संविधान इतने बड़े। कल हमने देखा था मोनाको के संविधान में कितने शब्द हैं, 3814 वर्ड है मात्र, 3814 वर्ड मोनाको के कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल, 7 लगभग, केवल अनुच्छेद है उसमें, सोचिए आप। अरे हाँ कि ना। और सोचिए ये इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। कई देशों का संविधान इतना बड़ा नहीं है, 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ये पूरा का पूरा संशोधन ही हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पूरा ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd, और इसी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। तो पार्ट 4A ये बाद में जोड़ा गया,
किस संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। क्या मेंशन किया गया है इसमें बोलिए? फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे, है ना, संविधान में एक भाग और बाद में जुड़ा, और इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट, ध्यान से समझिएगा, अगला है पार्ट 9A। और जो पार्ट 9A है ना, इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये नगर निकाय यानी कि ये म्युनिसिपैलिटीज से ये रिलेटेड है ना। तो ये म्युनिसिपैलिटीज से ये रिलेटेड है, ये नगर निकायों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है नगर निकायों से, ये संबंधित है। अरे किससे संबंधित है? नगर निकायों से संबंधित है। एक बात बताइए, कितने पार्ट? 22 पहले थे, 2 और ऐड हो चुके हैं, इसका मतलब अब टोटल बढ़कर कितने हो चुके हैं? 24, है ना। एक पार्ट कौन सा जुड़ा है? देखिए 4A, जिसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था? अमेंडमेंट क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया, amendment is a process by which we can add or remove something from the constitution। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम संविधान में या तो कुछ जोड़ सकते हैं या तो कुछ हम उससे हटा सकते हैं। और ये जो कुछ भी हम करेंगे वो किस प्रोसेस से करेंगे? अमेंडमेंट के हम थ्रू करेंगे। तो पार्ट 4A और पार्ट 9A, यहां तक की कहानी बताइए, क्लियर है क्या सबको? उसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद की कहानी ये है कि तीसरे नंबर का जो पार्ट यहां पर ऐड हुआ है ना, तीसरे नंबर का जो पार्ट यहां पर ऐड हुआ है ना, वो कौन सा है? तो वो आता है पार्ट 9B। कौन सा आ जाता है? पार्ट 9B, है ना। और ये जो 9B है, इसको ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, है ना। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, है ना। जो एक और पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, वो पार्ट बताइए कौन सा है? 9B, है ना। और 9B ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, है ना, 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। एक बात बताइए, अभी पार्ट बढ़कर कितने हो गए हैं? अब 25 हो गए। 22 पहले से थे और 3 हमने बाद में ऐड किए। 22 कब थे? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। और फिर उसके बाद देखिए 3 हमने ऐड कर दिए, पार्ट 4A, देन उसके बाद पार्ट 9A, और उसके बाद 9B, है ना। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कोऑपरेटिव कमिटीज से, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का नाम आप सबने सुना होगा ना? अरे हाँ कि ना। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां के प्रगति और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं ये कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समितियां, है ना। तो जो कोऑपरेटिव कमिटीज हैं, इनको किस भाग के द्वारा रखा गया? 9B। और किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया है? ये सारे अमेंडमेंट याद होने चाहिए। और जितने आर्टिकल्स मैं बेसिक बेसिक अभी तो चर्चा कर रहा हूं, अभी तो संविधान हमारा क्या हुआ है? शुरू, है ना। और मैंने क्या बोला कि अगर आपको देश का एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो उसके लिए कुछ आए ना आए, भारत के संविधान को जानना आपको बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं तो आपके साथ कई समस्याएं हो सकती हैं, आपको कोई भी चमका के जा सकता है। अगर आपको बचना है तो आपको देखिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि भोपाल में अभी हाल ही में एक ऐसी घटनाएं कुछ घटित हुई जिन्होंने पूरे मन मस्तिष्क को परिवर्तित करके रख दिया। लव जिहाद, लव जिहाद जैसी घटनाएं इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन कानून पता ही नहीं होते हैं। लोगों को अगर उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, अपना कानून पता होगा ना, तो ऐसी गलतियां कभी किसी से होंगी ही नहीं।
हमारे संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमारे देश में प्रत्येक सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुरूप व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। हमें जिस धर्म को मानना है हम मानेंगे। यू कैन नॉट फोर्स टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कौन सा धर्म मानना नहीं मानना। जो यहां पर भोपाल में केस हुआ उन बालिकाओं से, उन मासूम बच्चियों से, सोचिए रोजे रखवाए गए, उन्हें इस्लाम परिवर्तित करने के लिए, धर्म विशेष परिवर्तित करने के लिए उन पर जो है प्रेशर बनाया गया, उन पर दबाव बनाया गया। अगर उन्होंने शायद कानून या संविधान पढ़ा होता तो ये गलती नहीं होती। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको जिम्मेदार और समझदार नागरिक बनना है तो सबसे पहली पीढ़ी ही, सबसे पहली सीढ़ी, मैं क्षमा चाहूंगा, सबसे पहली जो सीढ़ी है ना, जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो फर्स्ट हमारा सोपान है, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए संविधान को जानना। मैंने क्या बोला? शुरू में एक लाइन बोली ना कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। अगर वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। कि अगर मुझे पढ़ लिया, मुझे नहीं पढ़ने का, कौन किसको पढ़ने का? संविधान को। अगर संविधान को पढ़ लिया तो आपकी सारी तकलीफें, सारी समस्याएं 90% सॉल्व हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देश कैसे चलता है उसके लिए थोड़ा सा आपको स्वतंत्रता आंदोलन समझना पड़ेगा। आप देखते हो चार लोग चाय वाय पी रहे हैं, वो गुमती पर कोई महात्मा गांधी जी गाली दे रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने के समय कुछ लोग पोस्टर लगाए फिर रहे थे, महात्मा गांधी जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का, इनके कर्मों की सजा देश आज तक भुगत रहा है। उसमें लाइन लिखी थी, मैंने कमेंट किया, मैंने कहा कौन से कर्म? सामने वाले का ऐसा जवाब आया कि ऐसा लगा उसने कभी भी इतिहास तो नहीं पढ़ा है। हाँ, उसने व्हाट्सएप और फेसबुक विश्वविद्यालय से जरूर पीएचडी की है, जहां पर उसे नेगेटिव इतिहास पढ़ाया गया है। तो ऐसे चीजों से अगर बचना है तो आपको देखिए थोड़ा सा ज्ञानी बनना पड़ेगा। और अपने सिलेबस के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, अपने सुरक्षा के लिए पढ़िए, अपने आप को सोसाइटी में एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी शो करने के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जिस दिन आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे आप नहीं पढ़ पाएंगे, अपने लिए पढ़ेंगे आप पढ़ लेंगे। आई होप जितनी चर्चा मैं आपके साथ कर रही हूं आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए तीसरा भाग कौन सा जोड़ा गया है? 9B, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, और ये किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव कमेटी से। और अगला जो भाग है आप बोलेंगे ये तो 26 हो गए, मैं बता रही हूं ना, मैं आ रही हूं, है ना। जो फोर्थ है ये कौन सा भाग जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है पार्ट, है ना, कौन सा? तो ये जोड़ा गया है पार्ट जो 14 है। कौन सा पार्ट है यहाँ पर? है ना, पार्ट जो 14 है, मतलब कि संविधान का हमारे जो भाग 14वां है ना, पार्ट 14 का ए। कौन सा? 14A। और इसको ध्यान से समझिएगा, पार्ट 14A जो है इसको हमने ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। देख रहे हैं आप, पार्ट 4A और 14A एक ही साथ ऐड हुए थे संविधान में। इसका मतलब आप कह रहे होंगे अब तो 26 भाग हो गए ना 26? अरे हो गए कि नहीं हो गए? 22 भाग हमारे थे 26 जनवरी 1950 को, अरे थे। और 4 पार्ट हमने यहां पर जोड़ दिए हैं। और ये पार्ट 14A में क्या दिया गया है? ये दिया गया है ट्रिब्यूनल्स, जिसको हम बोलते हैं, है ना, न्यायाधिकरण। और न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल्स का काम है डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व करना। क्षेत्रीय स्तरों पर, रीजनल एरियाज पर जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, उन छोटे छोटे विवादों या फिर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि भाई ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ये भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कोर्ट की तरह काम करते हैं, है ना, ट्रिब्यूनल्स। तो ये 14A में दिया गया है। एक बात बताओ, कितने भाग हो गए टोटल? 26 हो गए।
अरे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, जरा ध्यान से समझिएगा। ध्यान से ऐसा समझिएगा कि क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है, कौन सा? पार्ट 7। अब ये नहीं रहा, पार्ट 7 अब नहीं रहा। कहां गया? खत्म। कैसे? पार्ट 7 जो है इसको क्या कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, है ना। इसे जो है तो रिमूव किया गया, इसे हटाया गया बाय सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। ये काम तो हमने बहुत पहले कर लिया था, 1956 में इसको हटा दिया था। तो एक बात बताओ, 26 हो रहे थे, अब ये तो बहुत पहले हट गया, इसका मतलब बचे कितने? 25 ही तो बचे ना। और वही मैंने क्या लिखा है, आज के समय पर 25 जो हैं वो हमें यहाँ पर पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो जो मैं अभी आपके साथ, है ना, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान पर जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, यहां तक की कहानी बताइए क्लियर है क्या? मैंने कहा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है, लेकिन क्या ये पहला संविधान है? नहीं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? ब्रिटेन का। क्या वो सिस्टमैटिक है? नॉट सिस्टमैटिक। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है ना, वो यूएसए का है। और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, ये पूरी कहानी बताइए आपको। कि पहले वहां पर एक रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1776 में, है ना। वहां अमेरिका को आजादी मिली। अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है बताइए? है ना, 4 जुलाई को, है ना। जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, उसे फ्रीडम मिली, और 1787 में एक कन्वेंशन किया। नाम क्या? फिलाडेल्फिया। और फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में संविधान बना। संविधान बनाया किसने उसका? जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान का जनक या फिर पिता कहा जाता है। अरे हाँ कि ना? हाँ। और फिर मैंने कहा कि उसके बाद दुनिया के कई देशों का संविधान बना, और अंततः हमारा भारत का संविधान भी बना। भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, है ना। और जब ये संविधान लागू हुआ, कितने आर्टिकल हैं इसमें? 395। और उन्हीं आर्टिकल में से ऐड कर करके अब हम कितना पहुंच गए हैं? 450 से ज्यादा, है ना। कितने भाग लागू किए गए थे? 22। और उन्हीं में ऐड करके हमने अब कितने पहुंचा दिए हैं? 25। एक भाग है जिसे हटा दिया गया है, वो भाग कौन सा है? भाग 7, पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किससे रिलेटेड था? तो ये स्टेट से रिलेटेड था। 1956 के पहले आप देखोगे ना, भारत हमारा कई हिस्सों में बटा हुआ था, उसके राज्य पार्ट ए बी सी डी करके बटे हुए थे, उनको हटा दिया गया, है ना। तो जो स्टेट्स हैं, राज्यों से संबंधित जो भाग 7 था, इसको हटा दिया गया। अब यहां पर एक मजेदार बात और समझिएगा कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस भारत के संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल बोले तो जिनको हम लोग लिखते हैं अनुसूचियां, क्या बोलते हैं? अनुसूची। और भारत के संविधान में जो शेड्यूल्स हैं, है ना, ये 26 जनवरी के समय पर तो कितनी थी? 8, है ना। 26 जनवरी 1950 को कितने शेड्यूल्स लागू हुई थी? 8। हाँ, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कुछ ऐड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आपको कुछ हटाना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किसी चीज को रिप्लेस करना है, इन सभी चीजों के लिए अमेंडमेंट होता है। आप चाहें तो कुछ जो नहीं लिखा है उसे लिख सकते हैं, अगर जो लिखा हुआ है उसे आप बदल सकते हैं, है ना। या जो लिखा हुआ है उसे आप हटा करके उसकी जगह पर कुछ नया ऐड करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। ये है अमेंडमेंट। हाँ, बिल्कुल। जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारी चीजें अपडेट होती हैं, ये चेंज होती हैं, और उसके बाद बाकी जो कॉपीज मिलती हैं फिर वो पब्लिकेशन वाले अपने हिसाब से कर लेते हैं। अब जैसे मुझे किताब पब्लिश करना हुआ, तो मैं ये देखूंगा कि अभी हाल में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो मुझे पता चला 106 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। 2023 में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जो भारत का सबसे नया जो अमेंडमेंट है, और इसी के माध्यम से राज्य विधानसभा और लोकसभा आदि में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण
देने की बात कही गई है। तो ये 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये सबसे लेटेस्ट है ना। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हमने देखा आर्टिकल कितने 395, पार्ट कितने 22 और शेड्यूल्स कितनी 8। अब आप बोलेंगे अब ये शेड्यूल क्या है भाई, आर्टिकल समझ में आया कि वो जो किताबों में लिखा रहता है पॉइंट में, है ना। आपको पार्ट समझ में आया कि तो होगा चैप्टर। अब शेड्यूल क्या है, तो शेड्यूल ये है जिनको हम बोलते हैं टेबल। आप देखते हो ना किताब को अट्रैक्टिव बनाने के लिए राइटर क्या करता है, बीच बीच में चार्ट, टेबल, ग्राफ, मैप, इन सबको यूज करता है। अरे करता है कि नहीं करता है, करता है ना। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा गया तो उसके बीच बीच में टेबल डाली गई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन देखने में भी अच्छा लगे, है ना। और इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आपको अभी तो हमने शुरू किया है, आप जिस दिन भारतीय संविधान को आप समझ जाएंगे, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि संविधान में आप, है ना, बहुत कुछ चीजें समझेंगे जिनके विषय में हो सकता है कि अभी आप वहां तक पहुंच ही ना पाए हो। हमारे संविधान में तो बीच बीच में इतने सारे चित्र बने हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। संविधान के बीच बीच में चित्र रखे गए हैं, कहीं राम भगवान के चित्र हैं, कहीं कृष्ण के चित्र हैं, कहीं बुद्ध के चित्र हैं, कहीं महावीर के चित्र हैं, कहीं गुरु नानक के भी चित्र हैं। शेर का भी चित्र दिया गया है तो बैल का भी चित्र, घोड़े का भी चित्र है। तो कहां पर कैसे क्या किया गया है बस आप समझते रहिए। अभी तो हमने बेस शुरू किया है, अभी आज से तो हमने संविधान सही मायने में शुरू किया। पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब हम शुरू कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली चीजें क्या क्या हैं। देखिए कितने शेड्यूल्स हैं हमारे संविधान में, 8। और शेड्यूल मतलब क्या, वो टेबल्स। अरे क्या टेबल्स, और टेबल्स पहले कितनी थी, 8 थी। लेकिन एट प्रेजेंट आज के समय पर ये कितनी हो गई हैं, 12। अरे कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो जवाब क्या होगा, 12। लेकिन अगर यह बोला जाए कि मूल संविधान में कितनी शेड्यूल थी तो आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। अब ये जो 12 हो गई, अब ये कैसे होंगे, तो ये भी अमेंडमेंट ही हुआ होगा ना, तभी तो होंगे। तो देखिए ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें अगर आप सबसे पहले नंबर पर देखिए तो 9th जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची, इसको जो है तो ऐड किया गया है बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, ये रिलेटेड है बेसिकली लैंड रिफॉर्म से, यानी कि ये भूमि सुधार से संबंधित है। अंग्रेजों ने जो जमीन हमारी खराब कर दी थी ना, जबरदस्ती वो इंडिगो वगैरह नील की खेती करवा करवा के, है ना, उन जमीनों की स्थिति सुधारने के लिए एक हमने अलग से 9th शेड्यूल बनाई थी। क्या बनाई थी अपन ने, 9th शेड्यूल बनाया। ये भूमि सुधारों से संबंधित है, 9वीं अनुसूची, है ना। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर कौन सी शेड्यूल आ गई बताइए, 10th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल को जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये हुआ था 1985 में, है ना। और ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोला जाता है दल बदल कानून, है ना। आप देखते हो ना कि हमारे यहां पर क्या होता है कि चुनाव के बाद विधायक और सांसद खरीदे बेचे जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, यहां पर एक अलग से ना शेड्यूल बनाई गई, 10th शेड्यूल, और एक कानून बनाया गया दल बदल कानून, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये जो दल बदल कानून है, इस कानून को आप तनिक यहां पर समझिएगा। क्या समझना है, ये समझिए आप। होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं एक पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। आपको मानना नहीं है, आपको तो बोलना है कि हाँ सर मौका मिले तो लड़ जाइएगा, है ना। तो मान लीजिए कि मैं एक पार्टी से क्या कर रही हूं, चुनाव लड़ रही हूं। लेकिन जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, मेरी पार्टी भी हारी, मैं भी हारा, दोनों हार गए। क्या हुआ, दोनों हार गए। या तो मेरी पार्टी हार गई लेकिन मैं जीता और सरकार बन गई अपोजिशन की,
मैं अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो गया। अपनी कोई पार्टी एक्चुअल में थी ही नहीं, जो जीत रही थी वही पार्टी थी। जो पार्टी जीतती मैं उसी में चला जाता। और ऐसे ही एक हमारे यहां पर व्यक्ति हुए भी 1970 के दशक में, जिनका नाम था गयाराम, है ना। और उन्हीं के लिए कुछ समय नारा बना था, आया राम गया राम। राम बाबा आप नहीं है ना। वो आया राम गया राम, वो जो भी पार्टी चुनाव जीतती ना, वो उसी पार्टी में जाके शामिल हो जाते। उनकी कोई एक्चुअल में पार्टी थी नहीं, उनसे पूछना पड़ता था कौन सी पार्टी है, वो बोलते जो जीती वही अपनी पार्टी है क्या, है ना। और ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही क्या किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि अगर पार्टी आप पर ट्रस्ट करे तो किस बेसिस पर ट्रस्ट कर ले। विश्वास तो सबसे महत्वपूर्ण है ना आज के समय पर, चाहे वो पार्टी हो या रिश्ता। इसीलिए कहते हैं ना, शक किसी भी मजबूत रिश्ते को जड़ से खत्म कर देता है। शक, वो शक वंश नहीं, शक, डाउट, संदेह, कितना भी मजबूत रिश्ता हो उसको चौपट कर देगा। इतना बड़ा शब्द है, वो देखने में है 2 अक्षरों का, लेकिन ताकत बहुत है उसमें। 9th शेड्यूल, भूमि सुधार से संबंधित 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून बनाया गया। फिर उसके बाद देखिए 11th, मतलब कि अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो 11th शेड्यूल, और 11th शेड्यूल जो है इसको जोड़ा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और ये संबंधित है पंचायत से, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, पंचायत। इसमें यह है कि देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जब इस पर आऊंगा विस्तार चर्चा करूंगा। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर कोई मेंबर, है ना, एक पार्टी छोड़कर अगर वो दूसरी पार्टी को अगर वो ज्वाइन करता है, तो अब पार्टी के पास ये पूरा राइट है कि उसकी मेंबरशिप को वो खत्म कर सकती है। मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अगर आप एक पार्टी के मेंबर हैं, मान लीजिए पार्लियामेंट या फिर विधानसभा में किसी चीज पर चर्चा चल रही है, डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, ऐसी स्थिति में अगर आप पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं तो भी आपकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। अगर आप पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं करते हैं, व्हिप मतलब होता है ऑर्डर, जैसे हम बोलते हैं पार्टी के आदेश, है ना, अगर आप पार्टी के आदेशों का पालन भी नहीं करते हैं तो आपकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाता है। केवल एक ही केस में मेंबरशिप खत्म नहीं होती है, और वो क्या है, वो ये है कि अगर पार्टी के करीबन 1/3 मेंबर इकट्ठा पार्टी छोड़ दें तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि तब ये मान लिया जाता है कि गलती पार्टी की नहीं, मतलब गलती मेंबर्स की नहीं, पार्टी में ही कोई दिक्कत है, इसीलिए इतने ज्यादा लोग चले गए। भाई एक व्यक्ति जा रहा है तो इसमें ये समझ में आता है कि उसकी नहीं बन रही है, लेकिन 1/3 लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि गलती फिर कहाँ है, पार्टी में ही दिक्कत है, और पार्टी में दिक्कत की वजह से जो है वो छोड़ के जा रही है मेंबर। तो 11th शेड्यूल क्लियर है क्या, है ना। बाकी इस पर और चर्चा मैं करूंगा, जब मैं आपको पार्लियामेंट वगैरह पढ़ाऊंगा तो और ले जाऊंगा थोड़ा विस्तार से। देखिए 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एड हुई, और ये किससे संबंधित है बताइए, पंचायत, ग्राम पंचायतों से संबंधित। और मैंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा होती है, खाली समय में लोग बैठे रहेंगे क्या करेंगे, पंचायत, है ना। उसके अलावा देखिए चौथे नंबर पर 12th शेड्यूल आ गई, और 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची, और ये एड हुई है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये एड हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और ये किससे संबंधित है, वही म्युनिसिपैलिटीज, है ना। वो म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर निकायों से संबंधित है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत होती है ना, वैसे शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पालिका, है ना, नगर निगम, इन सभी से संबंधित है 12वीं अनुसूची।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के संविधान पर जो मैंने एक सामान्य सी चर्चा की है, एक बेसिक डिस्कशन किया, कितने आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 395, जिनको बढ़ा बढ़ा कर कितना बढ़ा दिया गया है? 450 से ज्यादा, है ना? कितने भाग हैं संविधान के? 22। और उसी में से अब अपडेट कर करके कितने हो गए हैं? 25। किस भाग को हटा दिया गया है? भाग 7। और कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं, किस भाग में क्या है, ये सब कुछ बताया है। कितनी शेड्यूल हुआ करती थी पहले हमारे पास? 8। और अब कितनी शेड्यूल हैं? 12। और कौन सी शेड्यूल किससे रिलेटेड है ना? बाद में जो ऐड हुई है 9, 10, 11 और 12। बाकी शेड्यूल हमारा एक अलग चैप्टर रहेगा जहां मैं एक एक शेड्यूल को डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैंने बताया 8 थी पहले, जो बाद में ऐड हुई वो कौन कौन से थी। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो हमारा जो सेशन है वो आज यहीं पर क्या होता है? खत्म होता है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक जो इंट्रो हमने समझा वो आपको निसंदेह समझ में आया होगा, है ना? अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि हमारे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब हम भारत में संविधान की जरूरत कब से और कैसे पड़ी है, इस पर हमारी चर्चा होगी। तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने डाउट्स या संदेह आप पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।